हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार वर्ष पहले, जब इतिहास दर्ज नहीं हुआ था और सभ्यताएं अभी बनी भी नहीं थीं, तब एक अन्य मानव प्रजाति अस्तित्व में थी। वे हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं थे, बल्कि हमारे प्रतिस्पर्धी थे, अधिक शक्तिशाली, अधिक सहन शक्ति वाले और हिमयुग की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ढले हुए। इन्हें ही निएंडरथल कहा जाता है, प्रतिभाशाली, रहस्यमय और अब विलुप्त हो चुकी एक प्रजाति। तो फिर वे कैसे गायब हो गए और क्या उनके निशान आज भी हमारे भीतर मौजूद हैं? आइए निएंडरथल की खोई हुई दुनिया को समझते हैं। यद्यपि सटीक समय सीमा पर पूर्ण सहमति नहीं है, वैज्ञानिक आमतौर पर मानते हैं कि वे लगभग 4 लाख वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पहले तक यूरेशिया महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे। यह समय मुख्य रूप से एक लंबे ठंडे काल से मेल खाता है, जब पूरे यूरेशिया में जलवायु कहीं अधिक कठोर थी और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रागैतिहासिक विशाल जानवरों का प्रभुत्व था। इसके कारण दैनिक जीवन अत्यंत कठिन था। ऐसे वातावरण में अनुकूलन के लिए निएंडरथल ने विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं विकसित कीं, जिन्हें आधुनिक मानकों के अनुसार भी कई मामलों में श्रेष्ठ माना जा सकता है। पहली नजर में उनके और आधुनिक मनुष्यों के बीच अंतर बहुत स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर अवश्य है, ऊंचाई। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि निएंडरथल औसतन आधुनिक मनुष्यों से लगभग 14 सेंटीमीटर छोटे थे। अब तक पाए गए सबसे लंबे व्यक्ति अमुदेक की ऊंचाई लगभग 1.78 मीटर आंकी गई है, जो आज के समाज में बिल्कुल सामान्य है। यहाँ तक कि लगभग 20,000 वर्ष पहले के यूरोपियों की तुलना में वे समान या थोड़ा अधिक लंबे भी हो सकते थे। फिर भी उनकी अधिकतम ऊंचाई के बारे में स्पष्ट जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में जो सबसे अधिक उल्लेखनीय है वह उनका शरीर है। अपेक्षाकृत छोटे कद के बावजूद निएंडरथल बेहद मजबूत और गठीले थे। पुरुषों का औसत वजन लगभग 80 किलोग्राम और महिलाओं का लगभग 66 किलोग्राम था, जो उसी समय के होमो सैपियंस की तुलना में लगभग 20% अधिक था। इसका कारण उनकी अस्थि संरचना में निहित है। उनकी हड्डियां मोटी, घनी और अत्यंत मजबूत थीं। कुछ मामलों में आधुनिक मनुष्यों की हड्डियों से लगभग 2 गुनी भारी। कंधे, छाती, जांघ की हड्डी, भुजाएं और घुटने विशेष रूप से विकसित थे और उनमें मांसपेशियों की मात्रा भी बहुत अधिक थी। ये विशेषताएं दर्शाती हैं कि उनमें असाधारण शारीरिक शक्ति थी और इस पर कई शोधकर्ता सहमत हैं। यह शक्ति संभवतः उनकी विशेष शिकार रणनीति का परिणाम थी। निएंडरथल बड़े भालों का उपयोग करके गैंडे, घोड़े, हाथी और ऊनी मैमथ जैसे मध्यम से बड़े आकार के जानवरों का शिकार करते थे, जो आकार में आज के अफ्रीकी हाथियों के समान और घने बालों से ढके होते थे। ऐसे जानवरों का शिकार करना बेहद कठिन था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भालों का लगातार उपयोग उनके अत्यधिक विकसित हाथों, जिन्हें कभी-कभी पोपाय जैसे हाथ कहा जाता है, के निर्माण में योगदान देता था। इसके अलावा यह मांसपेशीय विकास उच्च हार्मोन स्तर से भी जुड़ा हो सकता है, जिसने उन्हें अद्भुत शारीरिक क्षमताएं प्रदान की। इसके अतिरिक्त कुछ अध्ययनों के अनुसार निएंडरथल केवल मांसल ही नहीं थे, बल्कि उनमें असाधारण सहन शक्ति भी थी। वे संभवतः लगभग 27 किलोग्राम मांस उठाकर भी 48 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते थे, जो एक फुटबॉल मैदान के 100 से अधिक चक्कर लगाने के बराबर है। यह उनके असाधारण बल और सहन शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। निएंडरथल के विकसित वक्ष, छाती, कंधे और भुजाएं यह दर्शाती हैं कि वे विशेष रूप से उन गतिविधियों के लिए उपयुक्त थे जिनमें शुद्ध शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि वे आज तक जीवित रहते तो संभवतः कुश्ती या भारोत्तोलन जैसे क्षेत्रों में बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन करते। कुछ परिकल्पनाओं के अनुसार निएंडरथल पुरुष बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के लगभग 200 किलोग्राम तक वजन उठा सकते थे, जबकि महिलाएं लगभग 160 किलोग्राम तक पहुंच सकती थीं।
यह वह स्तर है जिसे आधुनिक मनुष्यों के लिए उसका 2/3 हासिल करना भी असाधारण माना जाता है। उनका छोटा, ठोस और भारी शरीर इस शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हालांकि यह केवल मांसपेशीय शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ असाधारण सहन शक्ति भी जुड़ी हुई थी। यह उनके लिए उस कठोर और खतरनाक वातावरण में जीवित रहने का एक निर्णायक कारक था जिसका वे सामना करते थे। कंकाल संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 79% से 94% निएंडरथल व्यक्तियों में गंभीर चोटों के ठीक होने के प्रमाण मिले हैं। इन चोटों में तेज आघात से लेकर अंगों के खोने तक शामिल है। एक उल्लेखनीय उदाहरण एक वृद्ध व्यक्ति का है जिसने युवावस्था में अपना दाहिना हाथ खो दिया था, बाएं कॉलरबोन में फ्रैक्चर हुआ था और चेहरे पर गंभीर चोट के कारण एक आंख की दृष्टि खो दी थी। इसके अलावा बार बार कान में चोट लगने के कारण उसका कान मार्ग बंद हो गया था, जिससे संभवतः वह पूरी तरह बहिरा हो गया था। जीवाश्मों में पाए जाने वाले ये घाव मुख्यतः जोखिम भरे निकट दूरी शिकार, व्यक्तियों के बीच संघर्ष और खतरनाक जानवरों से मुठभेड़ के परिणाम माने जाते हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि लगभग 74% निएंडरथल में हिंसक पशु हमलों से बचने के संकेत मिलते हैं। इनमें से 21% बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवरों से, 17% भेड़ियों से और 36% भालुओं से संबंधित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन घटनाओं में से कई शिकार के दौरान नहीं, बल्कि मनुष्यों के आक्रामक निकट आने पर जानवरों की आत्मरक्षा प्रतिक्रिया के रूप में हुई प्रतीत होती हैं। इस अद्भुत पुनर्प्राप्ति क्षमता के अलावा उनके शरीर में कई अन्य अनुकूलन भी थे। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि निएंडरथल की त्वचा, बाल और नाखून अधिक मोटे थे, जिससे उन्हें ठंड और शारीरिक क्षति से बेहतर सुरक्षा मिलती थी। उनके बड़े और मजबूत जोड़ भी भारी काम जैसे भार उठाना या लड़ाई करना संभव बनाते थे। ऐसी गतिविधियां जिन्हें आधुनिक मनुष्य लंबे समय तक बनाए रखना कठिन समझते हैं। उनके हाथ आकार में बहुत अलग नहीं थे, लेकिन उनकी संरचना भिन्न थी। उंगलियों के सिरे चौड़े थे और अंगूठा अधिक खुले कोण पर स्थित था। इससे सूक्ष्म कार्यों में थोड़ी कमी आ सकती थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती थी, जो भारी उपकरणों के उपयोग या युद्ध के लिए उपयुक्त थी। एक और प्रमुख विशेषता उनका चौड़ा बैरल आकार का वक्ष था। यह संरचना चौड़ी पसलियों और बड़े फेफड़ों के साथ मिलकर अधिक मात्रा में हवा लेने की क्षमता देती थी। शोध के अनुसार निएंडरथल की औसत फेफड़ों की क्षमता आधुनिक मनुष्यों की तुलना में लगभग 20% अधिक थी। कुछ विशेष व्यक्तियों में यह इससे भी अधिक थी। उदाहरण के लिए केबारा नामक व्यक्ति की फेफड़ों की क्षमता लगभग 9 लीटर आंकी गई है, जो आधुनिक औसत से लगभग 40% अधिक है। तुलना के लिए आधुनिक एथलीटों में दर्ज अधिकतम फेफड़ों की क्षमता लगभग 8.5 लीटर है। इसके अतिरिक्त निएंडरथल की लंबी और चौड़ी नासिका संरचना भी वायु प्रवाह को अनुकूलित करती थी, जिससे वे आधुनिक मनुष्यों की तुलना में अधिक कुशलता से श्वास ले पाते थे। उच्च श्वसन आवश्यकता और बड़ी फेफड़ों की क्षमता का संयोजन निएंडरथल के लिए ठंडे वातावरण में जीवित रहने की एक महत्वपूर्ण अनुकूलन विशेषता माना जाता है। कठोर जलवायु में रहने वाले जीव अक्सर खोई हुई ऊष्मा की भरपाई के लिए अपनी चयापचय दर बढ़ा लेते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि निएंडरथल ने भी इसी दिशा में विकास किया था। यह बात उनकी अत्यधिक ऊर्जा आवश्यकता में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनुमान है कि उन्हें प्रतिदिन लगभग 400-500 से 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती थी। यदि वे आज के समय में मौजूद होते तो संभवतः खाद्य उत्पादों पर 2 प्रकार के पोषण लेबल होते, एक होमो सैपियंस के लिए और दूसरा निएंडरथल के लिए। उनकी बड़ी नाक भी ठंड के अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चौड़ी नासिका गुहा फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले हवा को गर्म और नम बनाती थी, जिससे ठंडी और शुष्क हवा के प्रभाव को कम किया जा सके। इस तरह की कुशल निएंडरथल सहन शक्ति वाले खेलों की तुलना में कम दूरी में तीव्र विस्फोटक गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त थे। कई जैविक विशेषताएं इसका समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, उनके पैर की उंगलियों की संरचना जमीन पर अधिक बल लगाने में सहायक थी, जिससे तेज गति से दौड़ने की शुरुआत संभव होती थी। इसके अलावा उनके अपेक्षाकृत
छोटे पैर छोटे कदमों के लिए उपयुक्त थे, जो आधुनिक लंबी दूरी के धावकों के लंबे पैरों के विपरीत है, जो बड़े कदमों को अनुकूलित करते हैं। इसके अलावा उनका अकिलीज टेंडन लंबा और पतला था, जो लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियों में ऊर्जा को संग्रहित और मुक्त करने के लिए आदर्श नहीं था। इसके विपरीत आधुनिक मनुष्यों का अकिलीज टेंडन छोटा, मोटा और अधिक मजबूत होता है, जो लंबी दूरी की दौड़ के लिए अधिक अनुकूल है। निर्णायक कारक उनकी मांसपेशी तंतुओं की संरचना है। निएंडरथल में भी तेज फास्ट ट्विच और धीमे स्लो ट्विच दोनों प्रकार के तंतु थे, लेकिन तेज तंतुओं का अनुपात काफी अधिक था। ये तंतु अल्प समय में विस्फोटक गति के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं, जो शिकार की उस रणनीति के लिए उपयुक्त है जिसमें तेजी से पास जाकर निर्णायक प्रहार किया जाता है। इसलिए मैराथन जैसी प्रतिस्पर्धाओं में आधुनिक मनुष्य को बढ़त मिल सकती है, जबकि स्प्रिंट में निएंडरथल अधिक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी होते। शारीरिक शक्ति के अलावा उनके पास अत्यंत बड़ा मस्तिष्क भी था। निएंडरथल पुरुषों की औसत कपाल क्षमता लगभग 640 घन सेंटीमीटर थी, जो आधुनिक मनुष्यों से काफी अधिक है। हालांकि मस्तिष्क का आकार सीधे तौर पर अधिक बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं देता। वर्तमान वैज्ञानिक सहमति के अनुसार निएंडरथल जटिल व्यवहार करने में सक्षम थे। वे शिकार की योजना बनाते थे, औजार बनाते थे, कला का सृजन करते थे, घायल व्यक्तियों की देखभाल करते थे और सामाजिक संचार भी करते थे। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि वे आधुनिक मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान थे, क्योंकि उनके मस्तिष्क की संरचना भिन्न थी। यह माना जाता है कि निएंडरथल का मस्तिष्क विशेष रूप से दृष्टि और घ्राण जैसी संवेदी क्षमताओं पर अधिक संसाधन केंद्रित करता था। उनका ऑक्सीपिटल लोब अच्छी तरह विकसित था, जिससे उन्हें उत्कृष्ट दृश्य प्रसंस्करण क्षमता मिलती थी। यह उनके अपेक्षाकृत बड़े नेत्रों से भी जुड़ा हो सकता है, जो आधुनिक मनुष्यों की तुलना में लगभग 15% बड़े माने जाते हैं और कम रोशनी में बेहतर देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, संभवतः रात्रिकालीन गतिविधियों में लाभदायक। बड़ी नाक और विशाल कपाल संरचना के साथ मिलकर निएंडरथल का सिर केवल बड़ा ही नहीं था, बल्कि आगे की ओर निकला हुआ और लंबा भी था। इस संरचना को सहारा देने के लिए एक मोटी और मजबूत गर्दन की आवश्यकता होती थी, जो यह दर्शाती है कि वे अत्यंत कठोर वातावरण के अनुरूप पूरी तरह से अनुकूलित थे। निएंडरथल के चेहरे पर कई अन्य बेहद प्रमुख विशेषताएं भी थीं, जिनमें विशेष रूप से जबड़ा और दांत ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मानना था कि चौड़ा और मोटा जबड़ा तथा मजबूत दंत संरचना अत्यंत शक्तिशाली काटने की क्षमता का संकेत है, जो हड्डियों को तोड़ने या कठोर और रेशेदार भोजन को चबाने के लिए उपयुक्त थी। हालांकि बाद के अध्ययनों से पता चला कि उनकी काटने की शक्ति वास्तव में आधुनिक मनुष्यों के काफी समान थी, लगभग 700 न्यूटन के आसपास। यह मानव द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम शक्ति के करीब है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह केवल तीव्र दर्द पैदा कर सकती थी, गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो फिर उनके पास इतना बड़ा जबड़ा और दांत क्यों थे? एक प्रमुख परिकल्पना यह है कि निएंडरथल अपने दांतों का उपयोग सहायक उपकरण के रूप में करते थे। वे इन्हें एक तरह के तीसरे हाथ की तरह इस्तेमाल करते थे, वस्तुओं को पकड़ने, खींचने या नियंत्रित करने के लिए, जिससे उनके हाथ अन्य कार्यों के लिए मुक्त रह सकें। इस परिकल्पना का समर्थन उनके सामने के दांतों पर पाए जाने वाले विशिष्ट घिसाव के निशानों से मिलता है। ये निशान सामान्य चबाने की प्रक्रिया से मेल नहीं खाते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि वे नियमित रूप से वस्तुओं को दांतों से पकड़ते और संभालते थे। इसके अलावा दांतों का बड़ा आकार और उनकी मजबूती संभवतः मांस प्रधान आहार को पचाने में भी सहायक रही होगी। समस्थानिक आइसोटोप विश्लेषण से पता चलता है कि निएंडरथल खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित शिकारी थे, जिनकी कुल कैलोरी का लगभग 70% मांस से आता था। यह उनके जीवन के उस तरीके को दर्शाता है जो शिकार और पशु आधारित प्रोटीन पर अत्यधिक निर्भर था। यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या निएंडरथल का डीएनए आधुनिक मनुष्यों, विशेष रूप से उन लोगों पर जिनमें उनके जीन का कुछ हिस्सा मौजूद है, कोई प्रभाव डालता है? क्या इसका मतलब अधिक शारीरिक शक्ति या मांसाहार की प्रवृत्ति है? वर्तमान शोध के अनुसार निएंडरथल से प्राप्त आनुवंशिक प्रभाव अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते हैं
और अक्सर बाहरी रूप या शारीरिक क्षमता में छोटे छोटे अंतर के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में ऐसे प्रमाण बढ़ रहे हैं जो यह संकेत देते हैं कि ये प्रभाव मानव शरीर की आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाओं पर पहले की तुलना में कहीं अधिक गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके बावजूद इन प्रभावों की सीमा को लेकर अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है और विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष पूरी तरह से एक जैसे नहीं हैं। इतना निश्चित है कि निएंडरथल मानव विकास के इतिहास में एक अत्यंत विशिष्ट शाखा थे जिनमें असाधारण शारीरिक शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता और अद्भुत अनुकूलनशीलता का संयोजन था। धन्यवाद, आपने इसे देखा। कृपया अपने विचार भी साझा करें।